नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जो आने वाला यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है, जो कि स्केड्यूल्ड है 14 मई को, उसके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे। पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों आपको देखना है, सो दैट कुछ भी चीज़ें आपसे छूटेंगे नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अक्सर 50 से 60 जो क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, पिछले बार भी पूछे गए थे, और ऑलमोस्ट ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो यदि आप इतना करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। बार बार रिवाइज करके देख लेना, सो दैट आपकी कोई चीज़ें मिस ना होगी, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये ई दृष्टि की जो ईयरली बुक है या पीडीएफ है वो है, तो इसका जो क्रेडिट है उसी जो दृष्टि की टीम को जाता है। सिर्फ हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टडी पर्पस, जिससे मैं आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों मनाया गया, और ये 9 जनवरी 2023 है दोस्तों। ये गलती से बुक में मिसप्रिंट है, ये 2023 है। तो 9 जनवरी 2023 को मनाया गया मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब जो प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, उसी के कोमोमोरेशन में ये मनाया जाता है। और पहले दोस्तों जब ये 2003 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, जब ये 2003 में इसको स्टार्ट किया था मनाना, तो पहले हर साल होता था, लेकिन 2015-16 से दोस्तों इसको हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और यदि हम इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम को समझते हैं, तो उस थीम का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसे आप सबको पता है, हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं। 2047 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अमृत काल चल रहा है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अनुसार जो 25 साल हैं वो अमृत साल के रूप में सेलिब्रेट किए गए। तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। डायस्पोरा का मतलब है दोस्तों भारत की वो जनता जो कि बाहर रहती है, ठीक है वो ओरिजिन की, इंडियन ओरिजिन की, लेकिन वो बाहर रहते हैं। तो इस बार की थीम को यदि हम देखेंगे तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये दोस्तों थीम है उसकी। और 3500 से ज़्यादा डायस्पोरा मेंबर्स करीब 70 कंट्री से रजिस्टर्ड किए गए थे। यहाँ पे दोस्तों जो चीफ गेस्ट थे ये हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ गयाना के। आपको कमेंट करना है कि गयाना की कैपिटल क्या है। और स्पेशल जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो थे मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे दोस्तों सूरीनाम के। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है सूरीनाम और गयाना की प्रेसिडेंट जो हैं, जो यहाँ पर आए थे, जो गयाना और सूरीनाम की जो कैपिटल है उनका क्या नाम है। तो एज आई टोल्ड यू दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी वापस आए थे, उसी के याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2003 से लगातार मनाया जाता है, लेकिन पहले ईयरली मनाया जाता था, लेकिन अब इसको 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये दोस्तों अगेन इम्पॉर्टेंट है। और आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि ऑस्कर अवार्ड भी मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को। तो ग्लोबल अवार्ड दोस्तों मिला नाटू नाटू सॉन्ग को, और जनवरी 2023 की ये न्यूज़ है। और इसके जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं MM कीरावनी जी, उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर तेलुगु, इसका फिल्म का नाम है RRR, जिसको डायरेक्ट किया है SS राजमौली जी ने। और ये 80वें दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इसको ये प्राइज़ मिला है। तो नाटू नाटू दोस्तों पहला एशियन सॉन्ग हो गया है इसको जीतने वाला, तो इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट करिए कि जो रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे, ऑस्कर अवार्ड्स में भी नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड मिले हैं। तो भारत के जो टोटल अवार्ड्स हैं 2023 ऑस्कर्स में कितने हैं, ठीक है। एक शॉर्ट फिल्म भी है, उस शॉर्ट फिल्म का नाम बताना है, जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थिंक या शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, वो इंडिया की है। तो वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो नाटू नाटू ने या RRR मूवी ने दोस्तों बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का जो अवार्ड है वो मिस कर दिया, और उस अवार्ड को दोस्तों जीता है अर्जेंटीना 1985 फ्रॉम अर्जेंटीना की मूवी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों नागालैंड में मनाया गया, और ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हर साल मनाया जाता है।
और ये दोस्तों ऑर्गेनाइज़ किया गया स्टेट टूरिज़्म एंड आर्ट एंड कल्चर के द्वारा, और इसको दोस्तों फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो एंकरेज करना जो इंटर एथनिक इंटरेक्शन और टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो जो नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रमोट करना। और इसका नाम दोस्तों हॉर्नबिल पड़ा है क्योंकि जो एक बर्ड है उसी के नाम पर दोस्तों इसका नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल पड़ा है। नमामि गंगे दोस्तों जो इनिशिएटिव है उसको यूएन में अवार्ड मिला है, और यूएन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड नमामि गंगे इनिशिएटिव टू रेजुविनेट इंडिया सेक्रेड रिवर गंगा एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। ठीक है, तो दुनिया के जो 10 इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें नमामि गंगे के इनिशिएटिव को यूएन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये जो दोस्तों फ्लैगशिप अवार्ड हैं ये 14 दिसंबर 2022 को दिए गए, जिसमें 14 दिसंबर को वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे मनाते हैं और इसको यूएन ने दिया, और नमामि गंगे इनिशिएटिव को मिला है ये। नेक्स्ट है दोस्तों नमामि गंगे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स क्या है कि ये सेलेक्ट किया गया इस प्रोजेक्ट को अक्रॉस द 150 इनिशिएटिव 70 कंट्रीज़ से ये इनिशिएटिव में इसको चुना गया। और नमामि गंगे प्रोग्राम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और जिसमें जून 2014 को लॉन्च किया गया था, और जिसका जो बजट आउटलेट था 20,000 करोड़ का था। नेक्स्ट दोस्तों मणिपुर का संगाई फेस्टिवल 30 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया। और ये दोस्तों इसका जो थीम है फेस्टिवल ऑफ वननेस इसका थीम है, और ये भी दोस्तों इसका जो नाम है वो स्टेट एनिमल संगाई के नाम पे पड़ा है। और संगाई क्या है दोस्तों, ब्रॉड एंटलेड डियर है। ठीक है, एक हिरन है और उसी के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम दोस्तों पड़ा हुआ है। और इसका जो कॉमन नेम है वो संगाई है, ब्रो एंटलेड डियर, और इसका नाम डांसिंग डियर भी है। और इसका जो स्टेटस है दोस्तों IUCN में रेड लिस्ट में है ये। 11 दोस्तों रामसर साइट्स ऐड करी गई। ठीक है, तो यदि रामसर के बारे में समझते हैं तो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है जिसको अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971, और ईरान का एक शहर है रामसर, और उसको दैट कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन 1975। ठीक है, तो द नेम ऑफ द कन्वेंशन इज यूजुअली रिटन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, बट इसको पॉपुलरली रामसन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2022 में भारत ने 11 और जो है वेटलैंड साइट्स ऐड करी हैं, रामसर साइट्स जिनका नाम है। तो यदि हम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे तो तमिलनाडु से 4 हैं, उड़ीसा से 3, जम्मू कश्मीर से 2, और एक दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। तो इन 11 को मिला के भारत में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो 75 हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं दोस्तों तमिलनाडु में हैं 14, और यूपी में दोस्तों 10 हैं। भारत की जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट्स है वो है सुंदरबन, जो कि डेल्टा भी है वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट है दोस्तों रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और पहला दोस्तों जो वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन के अंडर भारत का, वो चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो 11 के 11 का नाम हम पढ़ लेते हैं। मैंने दोस्तों वैसे एक शॉर्ट है जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में कवर करी हैं, तो उसको फॉलो करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्या क्या नाम है, चित्राकुंडी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वादुवूर, काजीरंगन कुलाम बर्ड सेंचुरी और टम्पारा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ऊपर के चारों थे तमिलनाडु में थे। टम्पारा, हीराकुड और अनसुपा ये उड़ीसा के हैं, और हाईगैम, शालबुग ये जम्मू कश्मीर के, यशवंत सागर MP में, और थाने क्रीक दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इस कुल मिला के 11 दोस्तों वेटलैंड साइट्स ऐड करी गई। इंडिया ने दोस्तों जो रामसर कन्वेंशन 1971 में ही जो कि साइन हुआ था, और कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया एक
फरवरी 1982 से भारत में इसको लागू किया गया। और इस साल दोस्तों 19 साइट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड या डिक्लेयर करी गई हैं रामसर साइट्स इंडिया में। और गोवा और कर्नाटका में भी पहली रामसर साइट्स मिली हैं 2022 में। ठीक है, तो 2022 में सिर्फ 11 नहीं है दोस्तों, टोटल जो है वो 19 साइट्स ऐड करी गई। तो गुजरात इज़ एट द टॉप विथ 34,700 मोटा 50 स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड एरिया है, और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है, वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं 175, मैक्सिको में 144 हैं दोस्तों, और बोलीविया के पास लार्जेस्ट एरिया है रामसर साइट्स का। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ मेजर रामसर साइट्स यहाँ पे दे रखी हैं। नेक्स्ट दोस्तों गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें गुजरात में दोस्तों बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है, और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र पटेल 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों जो कांग्रेस की सरकार बनी और 40 सीट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, 40 सीट जीती 68 में से। तो वहाँ पे दोस्तों जो बने हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको ये कमेंट करना है कि वहाँ के गवर्नर कौन है, पहली बात। दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उनका क्या नाम है। वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन, ये लिस्ट जारी करी गई दोस्तों फोर्ब्स के द्वारा 2022 में, और इसमें जो नंबर 1 रैंक पे रही यूरोपियन जो कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन डेर लेयन, ये दोस्तों नंबर 1 रैंक पे रही। 19वीं ये लिस्ट थी दोस्तों। और सेकंड पे क्रिस्टियाने लेग्रार्ड सेकंड पोजीशन पे, और यूएस जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी थर्ड पोजीशन पे रही। भारत की तरफ से इस सूची में दोस्तों निर्मला सीतारमन जी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, जिनको 36 रैंक पे रखा गया। रोशनी नाडर मल्होत्रा दोस्तों जो कि चेयरपर्सन है SCL टेक्नोलॉजी की, उनको 53वें रैंक पे। और माधुरी पुरीबुच दोस्तों जो कि चेयरपर्सन है सेबी की, उनको 54 पे रखा गया। और सोमा मंडल जो कि सेल की चेयरपर्सन है, उनको 67 पे, और किरण मजुमदार शाह को 77 पोजीशन पे रखा गया। और फाल्गुनी संजय नायर दोस्तों जो कि फाउंडर हैं और CEO हैं नायिका की, उनकी पोजीशन 89 रही। ठीक है, तो ये 100 पावरफुल महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अमृत भारत दोस्तों स्टेशन स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2022 27 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। और इट इज़ बेस्ड ऑन द मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मास्टर प्लान एज पर द नीड्स एंड द पैट्रोनेज ऑफ द स्टेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों बस एक आपको याद रखना है कि इस स्कीम के अंतर्गत अटैम्प्ट्स ये किए जा रहे हैं जिससे कि पैसेंजर की एमिनिटीज़ को और भी अच्छे से इम्प्रूव किया जा सके, और डिफरेंट टाइप के वेटिंग हॉल वहाँ पे बनाए जाएँ, गुड कैफेटेरिया बनाए जाएँ, रिटेल फैसिलिटी जितनी अच्छी हो सके अमृत भारत स्टेशन के तहत दोस्तों इनका रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो EWS रिजर्वेशन जो एक सरकार का रिजर्वेशन अनाउंस किया था सरकार ने, उसके ऊपर अपना जजमेंट सुनाया है। और ये दोस्तों 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2019 में दोस्तों, इसको लागू किया गया था। और ये दोस्तों अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इसको वैलिड माना है। और ये जो अमेंडमेंट था इसमें 10% जो है रिजर्वेशन लाया गया था एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्टर में इन इंडिया फॉर ए सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी। तो इस रिजर्वेशन में दोस्तों बेसिकली ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, मतलब जो एक आप कितना पैसा कमाते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं इकोनॉमिकली, उसके हिसाब से इसमें 10% का रिजर्वेशन है। और ये दोस्तों आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 6 ऐड करता है। ठीक है, तो इट वाज पास्ड अंडर 103 अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट इन जनवरी 2019। तो ये कमेंट करके मुझे बताइए कि अब तक भारत में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इस बार को दोस्तों 1 मार्च 2022 को ये असेसमेंट लॉन्च किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया जो महुआ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका जो टारगेट था, कैप्चरिंग द इनिशिएटिव ऑफ द सिटीज़ फॉर ओवरऑल वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर। इसमें जो नया इंडिकेटर ऐड किया गया दोस्तों, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज ऐड किया गया। और इसका जो स्कोप है दोस्तों, टू नाउ कवर 100% ऑफ वार्ड्स एज कम्पेयर टू 40% इन 2021। तो 2021 में 40% वार्ड्स को कवर किया गया था, लेकिन अब 100 के 100% वार्ड्स को इसमें कवर करने किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड है दोस्तों, पहला इनिशिएटिव था इसमें 2016 में, ठीक है। तो यदि इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को देखते हैं तो उन शहरों की जनसंख्या जो कि 1 लाख से ऊपर है, उसमें इंदौर को दोस्तों बेस्ट अवार्ड मिला है, मतलब क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, और ये लगातार 6ठे वर्ष ऐसा हुआ है। सूरत और नवी मुंबई को दोस्तों 2nd और 3rd क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से कम है, तो उसमें दोस्तों पंचगनी और कराड़ जो कि महाराष्ट्र में है, इनको पहला और तीसरा पुरस्कार मिला है। जो कि 2nd है दोस्तों पाटन छत्तीसगढ़ में, उसको 2nd पोजीशन मिला है, ठीक है। तो पंचगनी पहला, 2nd पाटन, तीसरा कराड़, ये वो हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। मध्य प्रदेश को यदि हम देखते हैं दोस्तों, इज़ इमर्ज्ड एज द क्लीनेस्ट स्टेट, जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। और त्रिपुरा को दोस्तों ये अवार्ड मिला है जहाँ पे 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। इंदौर में दोस्तों फर्दर सीमेंटेड इट्स पोजीशन बाय इमर्जिंग एज इंडियाज़ फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी। तो दोस्तों इंदौर को एक और जो है एक अवार्ड और मिला है, इमर्जिंग एज इंडियाज़ फर्स्ट 7-स्टार गार्बेज फ्री सिटी, ठीक है। तो कूड़ा मुक्त जो भारत का 7 स्टार वाला सिटी है वो इंदौर है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड दोस्तों 2022, और इसको मैनेज करती है द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है। आप मुझे बताइए इस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो जल शक्ति हैं वो कौन है, क्या नाम है उनका। तो एट नेशनल लेवल SSG लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2021 को, और जो 2022 है इसको कंडक्ट कराया गया इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सर्वे एजेंसी है, इन कंसल्टेशन विद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड हमेशा 2018 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि परफॉर्मेंस देखते हैं अमंग द लार्ज स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है, तो पहले पोजीशन पे तेलंगाना, फिर हरियाणा, फिर तमिलनाडु। और स्मॉल स्टेट्स या फिर यूटी जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से कम है, अंडमान निकोबार, दादर नागर और दमन एंड दीव, और तीसरा है सिक्किम, ठीक है। तो तेलंगाना, हरियाणा नंबर 1 पे और अंडमान निकोबार, दमन 2nd पे। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं भारत के, भिवानी जो कि हरियाणा में पड़ता है, जगतियाल दोस्तों तेलंगाना में, और निज़ामाबाद पड़ता है दोस्तों तेलंगाना में। तो 2 तेलंगाना के हैं 2nd 3rd, पहले पे है भिवानी। मध्य प्रदेश को दोस्तों पहला प्रथम पुरस्कार दिया गया अमंग द स्टेट्स दैट हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन वेस्टर्न जोन इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अंडर द, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की यदि हम बात करेंगे तो इन्होंने 8th एडिशन भी लॉन्च किया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और 24 मई अंडर द भारत मिशन अर्बन 2.0 ऑन 24 मई 2022। जनरल लचित बारफुकन ऑफ द अहोम किंगडम, ठीक है। तो इनके बारे में भी तो उससे न्यूज़ थी को 400वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो लेजेंडरी वॉर हीरो हैं असम के लचित बारफुकन, इसको 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई दिल्ली में 23 से 25 नवंबर के दरमियान। तो क्या है इनके बचपन या क्या है इनका इतिहास है लचित बारफुकन का। 1622 में इनका जन्म होता है चरायदेव, जो कि पहले ये कैपिटल थी अहोम की, ठीक है। अहोम किंगडम दोस्तों असम वाले रीजन में या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में अहोम किंगडम से, और इन्होंने दोस्तों मुग़ल आर्मीज़ को भी, उनके अगेंस्ट भी बैटल जो है वो इन्होंने लड़ा था। तो बैटल ऑफ अलाबॉय दोस्तों जो कि 1669 में लड़ा गया,
कहाँ पे? इन द अल्बोय हिल्स नियर द दादरा एंड कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो कि असम में है। और नेक्स्ट है बैटल ऑफ सराई घाट। तो बैटल ऑफ सराई घाट में दोस्तों लक्षित बारफुकन 1671 में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने दोस्तों मुग़ल फोर्सेस को हराया अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह। ठीक है, तो राम सिंह जो थे मुग़ल्स की तरफ थे और अहोम किंगडम को वो ओवरटेक करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया लक्षित बारफुकन जी ने। अहोम किंगडम की यदि हम देखते हैं तो 1228 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था है ब्रह्मपुत्र वैली में। ठीक है, और इसने अपनी सोवरेनिटी करीब 600 सालों तक बनाए रखी और इसको दोस्तों फाउंडर जो थे इस किंगडम के चाओलंग सुखापा इसका जो है वो फाउंडर थे। 5G दोस्तों इंडिया में लॉन्च किया गया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए 5G आने से क्या हुआ दोस्तों। जो 5G आने से जो लेटेंसी है, ठीक है, तो लेटेंसी का मतलब होता है कि यदि हम किसी भी सिग्नल को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है, सिग्नल को हमने A से B पे भेजा और B से A पर आने में जानकारी हमको कितनी देर में लगी, तो लेटेंसी होता है। तो लेटेंसी कम हो गई है, बस यही फ़ायदा है इसका 5G का। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोढेरा जो कि भारत का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना। तो 9 अक्टूबर 2022 को मोदी जी जो है वो दौरे पर थे गुजरात के और उन्होंने दोस्तों डिक्लेयर किया गया मोढेरा को ऐसा पहला विलेज। ठीक है, तो भारत का पहला 24/7 सोलर पावर्ड जो विलेज है वो है मोढेरा। मोढेरा दोस्तों पहला विलेज है, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज टू बिकम नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। तो मोढेरा के बारे में और क्या खास बातें हैं, वो अपने सन टेम्पल के लिए फेमस है जिसको बनाया गया था किंग भीमा फर्स्ट ने, चालुक्य डायनेस्टी के थे वो, डायनेस्टी के। और इनको इस मंदिर को दोस्तों जो ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो सन है जो कि सूर्य देवता हैं, उनको बनाया गया था मोढेरा में, जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और रिवर है दोस्तों पुष्पावती। ठीक है, 2014 में दोस्तों मोढेरा जो सन टेम्पल है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। आपको ये कमेंट करना है कि भारत में अभी इस समय कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। तो जो सन टेम्पल दोस्तों कोणार्क में है, दैट इज़ उड़ीसा में, और कश्मीर में है मार्तंड सन टेम्पल, उसी के बराबर का दोस्तों ये मोढेरा सन टेम्पल माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जो न्यूज़ है NCRB रिपोर्ट। ठीक है, NCRB का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये रिपोर्ट दोस्तों रिलीज़ करी गई 2022 में। NCRB का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में और ये दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में ये काम करता है। और इस रिपोर्ट का जो फिगर्स था, क्राइम अगेंस्ट वीमेन सुसाइड हुआ, भारत में क्राइम रेट क्या है, उन सब के ऊपर इसने प्रकाश डाला। तो सुसाइड रेट यदि दोस्तों हम देखेंगे नेशनल लेवल पे, एक मिनट, हाँ, नेशनल लेवल पे दोस्तों बढ़ गए हैं 7% से 20 और 21 के मुकाबले। तो जो डेली वेज अर्नर हैं वो सबसे नंबर 1 पे रहे जो कि सुसाइड विक्टिम हुए 2021 में। महाराष्ट्र में दोस्तों टॉप किया है इसमें, जहाँ पे सुसाइड सबसे ज़्यादा हुई है, फॉलोड बाय तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज़ में दोस्तों दिल्ली का जो रेट है या दिल्ली का जो नंबर है सबसे नंबर 1 पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हुई है और 2840 200 सुसाइड हुई हैं दिल्ली में। तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है। रीज़न दोस्तों ये है कि फैमिली प्रॉब्लम 33%, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यदि हम महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम को देखते हैं तो ये भी दोस्तों इंक्रीज हुआ है 56% से 64.5%, तो मोटा मोटा 8% बढ़ गया ये भी, पर 1 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो रेप के दोस्तों 7.4% केसेस और किडनैपिंग और एब्डक्शन के 17.6 और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स 31% दोस्तों केसेस हैं। तो यूनियन टेरिटरी में यदि हम या सबसे पहले स्टेट्स में देखते हैं तो हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट द विमेन जो कि रजिस्टर किया गया है असम में, फिर उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान।
और यदि हम केसेस रजिस्टर्ड की बात करेंगे तो यूपी का पहला नंबर, ठीक है, यूपी में काबा पहला नंबर पर। नागालैंड में दोस्तों लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन रजिस्टर्ड किया गया है, तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए नागालैंड वासियों को। और यदि हम सिटीज़ में देखते हैं तो जयपुर दोस्तों हाईएस्ट क्राइम रेट है अगेंस्ट द, अच्छा टोटल क्राइम रेट जयपुर में ज़्यादा है, फॉलोड बाई दिल्ली, इंदौर और लखनऊ। तो इंदौर को दोस्तों जहाँ पे स्वच्छता में नंबर 1 प्राइज़ मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे 3rd नंबर पे है क्राइम रेट में। भारत का दोस्तों टूरिज़्म स्टैटिक्स 2022 भी रिलीज़ किया गया और ये 63वां एडिशन था, 63rd एडिशन। तो क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको समझते हैं। जो फॉरेनर पहुंचते हैं भारत में वो डिक्रीज़ हो गए 2021 में 1.52 मिलियन, जो कि 2.74 थे 2020 में। और ये दोस्तों लाजमी है कि कोविड के रेस्ट्रिक्शन थे, इसलिए ये काफ़ी डिक्रीज़ हो गए। तो टॉप 5 सोर्सेज ऑफ FTAs, ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आए, तो वी कैन से यूनाइटेड स्टेट्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और नेपाल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र और दोस्तों तमिलनाडु जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर लोग विजिट करते हैं, तो उसकी कैटेगरी में महाराष्ट्र और तमिलनाडु फर्स्ट और सेकंड पे है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोस्तों 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, डोमेस्टिक में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ताजमहल दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फेवरेट डेस्टिनेशन डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए रहा, और फॉलोड बाई रेड फोर्ट और कुतुब मीनार। और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि ममल्लापुरम इन तमिलनाडु, ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है फॉरेनर्स के द्वारा, फॉलोड बाय द ताजमहल, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और यदि हम ओनली देखेंगे 1.6% ऑफ ऑल टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड कम फ्रॉम इंडिया एंड UAE वाज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर आउटबाउंड टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो जो लोग भारत से निकलते हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट, तो UAE में सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं। और ये दोस्तों आंकड़ा है पूरे टूरिज़्म का या पूरे टूरिस्ट का 1.6% ही लोग दोस्तों फ्रॉम इंडिया एज ए टूरिस्ट होते हैं। PM श्री स्कूल दोस्तों जिसका जिक्र निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट के भाषण में भी किया था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। PM श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो 7 सितंबर 2022 को इसको अप्रूव किया गया और यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द PM। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट बेड है एक तरह से फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करी थी सरकार ने 2020 में। तो एक तरह से दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और पहले फेज़ में दोस्तों करीब 14,500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री कन्वर्ट किए जाएंगे इनटू PM श्री स्कूल्स में। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी PM श्री स्कूल्स में, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के लिए भारत में। तो NEP यदि हम 2020 को देखते हैं तो इसको अप्रूव किया गया था यूनियन मिनिस्टर्स या यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को, और इसने दोस्तों 1986 की जो नेशनल पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया। प्रधानमंत्री जी का TB मुक्त भारत अभियान दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि 2025 तक भारत जो है वो TB मुक्त हो जाए। पूरे वर्ल्ड का दोस्तों जो टारगेट है 2030 है, लेकिन भारत में ये जो टारगेट है 2025 रखा गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 2 इनिशिएटिव आपको याद रखने हैं, निक्षय मित्रा डोनर और निक्षय मित्रा पोर्टल। तो निक्षय मित्रा दोस्तों क्या है कि एक एडिशनल सपोर्ट आप उन TB पेशेंट्स को दे सकते हैं जो कि जिनका ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है। और निक्षय पोर्टल दोस्तों क्या करता है, आप किसी भी एक TB पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं। ये इंडिविजुअल NGO कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो रोड स्टैटिक्स 2018-19 के भी आंकड़े दोस्तों पेश किए गए।
रिपोर्ट में। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड विद अ रोड लेंथ ऑफ करीब 63.3 लाख किलोमीटर। और ये जो आंकड़ा है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। तो भारत में दोस्तों जो रेलवे का रोड का नेटवर्क है 63,31,757 किलोमीटर और सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। तो रोड नेटवर्क में दोस्तों नेशनल हाईवे करीब 2% है और स्टेट हाईवेज़ का 3% का शेयर है। जो रूरल रोड हैं दोस्तों 71% उनका शेयर है। और यदि हम एक मिनट दोस्तों, तो यदि हम दोस्तों स्टेट वाइज या यूटी वाइज देखेंगे और इसमें हमने दोस्तों ग्रामीण रोड्स को नहीं लिया है, तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है जहाँ पे 11% जो रोड्स हैं और उत्तर प्रदेश का नंबर 2 है। इतना याद रखेंगे दोस्तों। नेशनल हाईवेज़ को देखते हैं तो करीब 1,32,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का नेटवर्क है और महाराष्ट्र यहाँ भी टॉप में है, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। दोनों जगह उत्तर प्रदेश 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और राजस्थान का दोस्तों 3रा नंबर है और यहाँ दोस्तों आसाम का 3रा नंबर है रोड्स में। स्टेट हाईवेज़ में देखेंगे तो दोस्तों करीब 1,79,535 किलोमीटर का जो है स्टेट हाईवेज़ में कंस्ट्रक्शन हुआ और महाराष्ट्र इसमें भी नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय द कर्नाटका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत में दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो 21 जुलाई 2022 को रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होता है और उसमें जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भारत की 15वीं दोस्तों राष्ट्रपति बनती हैं। और आर्टिकल नंबर 162 ये कहता है कि इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉस्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो भारत में जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 62 है ये बताता है कि यदि कोई आउटगोइंग प्रेसिडेंट है तो उसकी वैकेंसी दोस्तों फिल हो जानी चाहिए बिफोर द एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये इसी के तहत दोस्तों चुनाव हुए और द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों भारत की राष्ट्रपति बनी। तो आप ये बताइए द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं। ठीक है, तो 16वीं दोस्तों प्रेसिडेंट हैं और ये एनडीए की कैंडिडेट्स थी और यूपीए की तरफ से दोस्तों यशवंत सिन्हा फाइट कर रहे थे बट वो जीत नहीं पाए। 15 जून से दोस्तों इनका शेड्यूल था, 22 जुलाई को रिज़ल्ट आए। और दोस्तों मेथड ऑफ इलेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जिनको एमएलएज बोलते हैं, वो सब दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलसीज़ नहीं करते। ठीक है, एमएलसीज़ डू नॉट पार्टिसिपेट। एमएलसीज़ का मतलब क्या है दोस्तों, जो विधान परिषद होती हैं उनके जो मेंबर होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो भारत में 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कमेंट करिए ज़रा क्या क्या नाम है उनके। तो आर्टिकल 55 दोस्तों उसका क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको प्रोवाइड करता है कि जो इलेक्शन है इट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी दोस्तों भारत के 16वें बने जगदीप धनखड़ जी, ये भी दोस्तों एनडीए की तरफ से थे और ये 14वें दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो आई थिंक 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं ये, 16वें नहीं है। ठीक है, 14th। तो उन्होंने एम वेंकैया नायडू जी को रिप्लेस किया जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को ख़त्म हुआ। तो 66 दोस्तों जो आर्टिकल है संविधान का ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक वोट की वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ 1 वोट ऑफ द ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसको 1 काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, सो दैट हम इसको अच्छे से अच्छा
बना सकें इस कंटेंट को आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल के साथ में जुड़िए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए यदि आपको पसंद आई है तो। चलो फिर एंजॉय करो, खुश रहो, खेलो कूदो, मौज करो, पढ़ते रहो, ठीक है, चलो बाय।